अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूएस हिस्ट्री का दूसरा पेपर 2017 का उसको डिस्कस करेंगे। और ये पेपर प्राइमा फेशी मुझे लगता है कि जैसे एक ही किताब को सामने रख के मोर देन हाफ ऑफ द क्वेश्चंस उसी किताब में से निकाल लिए गए हैं। जो क्लास में लोग मौजूद हैं उनको तो मैंने ये यहाँ पे चैट में किताब अपलोड कर दी है, अमेरिकाज रोल इन द वर्ल्ड, फिलिप मार्गुलिस। और जो लोग यूट्यूब के ज़रिए ये लेक्चर सुन रहे हैं या सुनेंगे, तो ये फिर मेरा जो फेसबुक ग्रुप है एहतशाम जान भट्ट के नाम से, प्रीवियसली स्कोप के नाम से था, उसमें ये किताब अपलोड होगी। आप ग्रुप में जाके भी सर्च कर सकते हैं अमेरिकाज रोल इन द वर्ल्ड, तो वो लिंक सामने आ जाएगा। किसी को फिर भी नहीं मिलता तो वो फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको वो किताब अपलोड कर दूंगा। उस किताब में से इस पेपर के एक दो तीन और कुछ 3.5 सवाल तो एग्जैक्ट इस पेपर के उसी किताब में से निकलते हैं। काफ़ी यूनिक किताब है, स्पेसिफिक फॉरेन पॉलिसी से ही रिलेटेड है, और वो यहाँ पे फिर उसकी झलक इन सवालों में नजर आती है। तो जनाब शुरू करते हैं। पहले सवाल से बात को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, डिस्कस इन डिटेल द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडवेंट इन यूएसए। अब इसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है कि नॉर्मली इवन जब हम एलन ब्रिंकले भी ओपन कर लें तो अलहदा से ब्रिटिश इम्पैक्ट पे जो है वो कोई हेडर नहीं मिलता। ओवरऑल मिलता है जी कि यूरोपियंस का जो इम्पैक्ट हुआ यहाँ पे कॉलोनाइजेशन की उन्होंने और यहाँ पर आए तो उसका, लेकिन उसने आपको स्पेसिफिक पूछ लिया ब्रिटिश एडवेंट, और वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए। यानी हमें सोर्सेज मिलते हैं कि जिसमें अदर देन यूएसए भी ब्रिटिश ने जो इन्फ्लुएंस बनाया उसकी भी डिटेल मिल जाती है, लेकिन उसने बड़ा टू द पॉइंट स्पेसिफिक कर दिया सवाल। इसीलिए मार्क्स नहीं आते, क्योंकि जो टू द पॉइंट उसने बात पूछी वो कह रहा है कि वो मुझे बताएं, बाकी मैं किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो बात यह है कि ब्रिटिश यहाँ आए तो उनका, बाकी जो यूरोपियंस थे उन वो तो आए एक्सप्लोरेशन के आइडिया से, लेकिन ब्रिटिश यहाँ पे आए प्रॉपर सेटलमेंट के ही आइडिया से कि सेटलमेंट करनी है, यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को एडजस्ट करना है, इस टेरिटरी में कल्टीवेशन करनी है। सो वो और अपने वहाँ पे जो बर्डन है उसको ईज आउट करना है। तो एक बात तो वेरी मच क्लियर कि बाकी यूरोपियंस का इस न्यू वर्ल्ड में आना और ब्रिटिश का खास तौर पर इस न्यू वर्ल्ड में, और सबसे पहले तो ज़ाहिर है वो इसी एरिया में आए जिसको आज यूएसए कहते हैं। बाकी सारे नीचे लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका में भी गए, ये बाद में गए। तो वो स्पेसिफिक फिर ब्रिटिश जो इम्पैक्ट है, ब्रिटिश एडवेंट, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ उस पे स्पेसिफिक जो है वो बात करनी। तो देर आर लॉट ऑफ चेंजेस, वो पॉजिटिव डोमेन में भी हैं, वो नेगेटिव डोमेन में भी हैं, पर्टेनिंग टू ब्रिटिश एडवेंट। जिसका जो जो इम्पैक्ट है वो लैंड पे भी हुआ, वो यहाँ के पीपल पे भी हुआ, वो ट्रेड पे भी हुआ, वो वॉरफेयर पे भी हुआ, वो आइडियाज के कॉन्टेक्स्ट में भी हुआ, डिजीजेस के कॉन्टेक्स्ट में भी हुआ। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। आप कुछ एस्पेक्ट्स उसको जो है वो बता सकते हैं। इसमें एक तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो इस टेरिटरी में आके हुआ वो तो स्लेवरी था। अब इवन ब्रिटिश अपने यहाँ भी कोई स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन तो मौजूद नहीं था ब्रिटिश लैंड में, वो तो नहीं मौजूद था। वो तो यहाँ ही हुआ। यहाँ इसलिए हुआ कि वहाँ पे तो जो ये करते थे वो पेड सर्वेंट का आइडिया मौजूद था। यहाँ पे भी इन्होंने शुरू में आके इंडेंचर की पॉलिसीज चलाई, लोगों को 50 एकड़ हेडराइट स्कीम में, 100 एकड़ हेडराइट स्कीम में। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली दे रियलाइज्ड कि ये बहुत कॉस्टली है, ये इसमें प्रॉब्लम्स हैं। सो स्लेवरी स्लेव ट्रेड में डच ऑलरेडी तो उसमें नाम अपना बना चुके हुए थे। तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली जो इंग्लिश एरियाज थे उनमें स्लोली एंड ग्रेजुअली स्लेवरी का आइडिया जो है आया। ठीक है जी। अब खास तौर पे जो साउथ की कॉलोनीज थी चेसापेक बे की, उनमें ये ज्यादा आया।
चेसापेake बे कॉलोनीज जैसे वर्जीनिया और फिर आपकी मैरीलैंड और डेलावेयर में तो ऑलरेडी डच ही बैठे हुए थे, तो वो तो पहले ये कर रहे थे, तो उससे भी आपको भी थोड़ा-थोड़ा ब्रिटिश एरियाज़ में भी इसका इम्पैक्ट हुआ और इस ग्रोइंग स्लेव ट्रेड ने बड़ा प्रोफाउंड इम्पैक्ट किया यहाँ के एरियाज़ में क्योंकि ये लेबर आपको लेबर इंटेंसिव आप चीज़ें लगा रहे थे, शुगरकेन, टोबैको, तो उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलर लेबर चाहिए थी जो कि ब्लैक स्लेव्स आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे इन एरियाज़। तो एक तो ये। फिर दूसरी तरफ हम देखें तो जनाब जो लोकल इंडियंस थे, उनका लाइफ़स्टाइल भी बड़ा चेंज हुआ। लोकल इंडियंस के साथ शुरू के 15-20 सालों में ब्रिटिश ने कोई इतनी कन्फ्रंटेशन नहीं की। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब उनका यहाँ पे इन्फ्लुएंस बनना शुरू हुआ, तो तब उन्होंने फिर लोकल जो इंडियन पॉपुलेशन जो आज के यूएसए में थी, उसको प्रेशर करना शुरू किया कि क्रिश्चियनिटी की तरफ जो है वो आओ। जो उनको इवन जो यूरोपियन ओवरऑल और ख़ास तौर पे ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थी, वो भी जो है क्या कहते हैं, इनको यूज़ करते हम नज़र आते हैं कि इंडियंस ने यूज़ करना शुरू की। बहुत सी चीज़ें कॉपर की और बाकी मेटल्स की चीज़ें जो कि पहले इंडियंस यूज़ नहीं करते थे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडियंस ने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को आप कह लें कि उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली यूज़ करना शुरू किया। अब इसी तरह और मतलब सो ऑन सो फोर्थ एनवायरनमेंट का कॉन्टेक्स्ट भी आ जाता है। ठीक है जी। जो ब्रिटिश यहाँ पे आए तो एक सिग्निफिकेंट चेंज इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट जो खास तौर पर ओवर हंटिंग शुरू हो गई, खास तौर पर नॉर्थ के एरियाज में। ओवर हंटिंग ज़्यादा पहले सिर्फ इंडियंस ही हंटिंग कर रहे थे, अब ये ब्रिटिश भी आ गए, तो ओवर हंटिंग की वजह से आपके नॉर्थ के एरियाज में जो बिग गेम हंट है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिप्लीट होता गया और काफ़ी आपके जो मूस, कैरिबो इस तरह की इनकी जो है वो एक्सटिंक्शन होती रही। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश अपने साथ यहाँ पर पिग्स को लेके आए। पिग्स वर नॉट कॉमन इन दिस एरिया ऑफ यूएसए। वो अपने साथ उसको लेके आए और उनको जो है उन्होंने फॉरेस्ट में भी छोड़ा, उसकी डोमेस्टिकेशन भी की और ये वो इंडियंस के लिए भी एक नई जो है वो फूड आइटम के तौर पर इंडियंस ने भी उसको यूज करना शुरू किया। तो फूड कल्चर में भी हमें तब्दीली नजर आती है इन्वायरमेंट के बाद फूड के कॉन्टेक्स्ट में। फिर इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये जो बड़ी बड़ी डिफॉरेस्टेशन इन्होंने की, फील्ड्स बनाई, फेंसेस लगाई, डिमार्केशन की, तो ये भी जो है वो एक क्योंकि इंडियंस के यहाँ जो यहाँ रह रहे थे उनके यहाँ तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी और इस तरह की कोई ओनरशिप थी नहीं। इसी तरह डिजीजेज में आ गई, डिजीजेस के भी जो है वो तो ओवरऑल इशू है, इसके बारे में तो नीचे स्पेन वाले एरियाज में भी जहाँ स्पेनिश के वहाँ भी मशहूर है कि अज़टेक्स को इतना ज़्यादा स्पेनियर्ड्स ने नहीं मारा जितना ज़्यादा उनको डिजीजेस ने मार दिया। लेकिन हमने तो ख़ास तौर पे ऊपर के एरियाज में बात करनी है। ऊपर के एरियाज में जहाँ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनमें ब्रिटिश का जो इंटरेक्शन हुआ इंडियंस के साथ, उसके साथ स्मॉल पॉक्स का बहुत ज़्यादा जो है वो हमें नज़र आती है कि स्मॉल पॉक्स से एक बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन जो अ, और अदर स्मॉल डिजीज़ेज़ भी उन एपिडेमिक्स से नियरली 3/4 ऑफ द इंडियन जो पॉपुलेशन है नेटिव जो अमेरिका में रहती है, हम बाकियों की बात नहीं कर रहे, तो उनका उन पे काफ़ी उसका इम्पैक्ट पड़ा उस एडवेंट का। ठीक है जी। फिर नए जो इनको वो क्या कह लें आप क्रॉप्स का पता लगा, कॉर्न, शुगरकेन, फिर एक प्राइम एग्जांपल टोबैको, ठीक? तो ये चीज़ें जो है ब्रिटिश को यहाँ पे पता लगी और ब्रिटिश जो लेके आए वो शुगरकेन लेके आए, ठीक है? अब ये चीज़ें और ये आगे सो एंड सो फोर्थ, लेकिन ख़ास तौर पर आपने इसको ब्रिटिश एडवेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही रखना, उससे बाहर नहीं लेके जाना। उसको आप जो है वो इवन
diseases, goods, plants, animals, ideas like private ownership idea ही है ना जी। तो इस तरह की उसको टू द पॉइंट स्पेसिफिक रखना जवाब को। अगर आप उसको इधर उधर घुमाएंगे जवाब को तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। आप टू द पॉइंट स्पेसिफिक जवाब दे रहे होंगे तब आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जेहन में रख लीजिएगा जी। अब इसी तरह अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगले सवाल में उसने स्पेसिफिक आपसे दो चीजें पूछनी है सवाल में। पहली चीज ने पूछ लिया, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने क्योंकि तैयारी की होती है सिर्फ सेलिएंट फीचर्स और उसके चेक एंड बैलेंस की, तो हम उसी को जाके लगाते हैं और समझते हैं कि हमारा सवाल का जवाब हो गया। अब उसने आपसे फॉर्मेशन पूछी है, फॉर्मेशन कैसे हुई, तो आपने उन कंप्रोमाइजेस का जिक्र करना है जो कि फिलाडेल्फिया में जब ये सारे इकट्ठे हुए थे कि आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन नहीं सॉल्व सॉर्ट आउट कर सकता, तो हमें एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा, नया 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 एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। तो उस वक्त जो कंप्रोमाइजेज हुए हैं वो कौन से थे जिन्होंने फॉर्मेशन की, आप उन कंप्रोमाइजेज का जिक्र करेंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तो ये बड़ी डिटेल में बात जो है वो हो गई थी। वो क्या नाम है उसका, मुझे इस वक्त उसका नाम भूल गया, जिसके कंप्रोमाइजेज से बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनी और फिर पॉपुलेशन और टैक्सेशन का क्या की डिबेट में भी रिप्रेजेंटेशन के इशू पे उसने सबको इकट्ठा किया, और फिर स्लेवरी के इशू पे 60% ऑफ द स्लेव काउंट होगा, यानी 100 स्लेव होगा तो आबादी में 60 काउंट होगा। रॉजर शर्मन, मेरा ख्याल है रॉजर शर्मन सोल्यूशन। तो आपने वो कंप्रोमाइजेस का जिक्र करना है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर का, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट इलेक्शन का, इलेक्टोरल कॉलेज पे कैसे कंप्रोमाइज हुआ। तो आपने फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में उन कंप्रोमाइजेस का जिक्र करना है। और फिर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपने कोई उसके फीचर एज सच को डिटेल में नहीं चलाना है। स्ट्रक्चर तो आपने उसका ढांचा बताना है, जनाब इसके आर्टिकल कितने हैं, कौन सा आर्टिकल किस चीज को डील करता है, उसकी थोड़ी सी डिटेल, दैट्स इट। ये स्ट्रक्चर है जी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। उस पे एनालिसिस नहीं मत डिमांड कर रहा वो आप सवाल के कॉन्टेक्स्ट में ना, कि आप एनालिसिस भी नहीं, लेकिन फॉर्मेशन पे क्योंकि आप थोड़ा सा बता रहे हैं तो आप हल्का सा उसको एक क्रिटिकल एनालिसिस का हेडर बना के आप बता दें कि जनाब ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इंश्योर हो रहा है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, फेडरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन जो कोर है आपका, वो कोर आपका फॉर्मेशन और वो यानी फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर में उसको दे के आप उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस कर लें ओवर स्ट्रक्चर। लेकिन जो मेन एरिया है उस पे उसको मद्देनजर रखना है, उसको सेट असाइड नहीं कर देना। इसीलिए जो है वो मार्क्स नहीं आते। ठीक है, आपने देखना है, क्रिटिकल नोट लिखना है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखना, लेकिन फॉर्मेशन पे जब आप डिबेट कर रहे हैं तो वो क्रिटिकल ही हो रही है। हर कोई नहीं लिख सकता रॉजर शर्मन सोल्यूशन कि कैसे कंप्रोमाइजेज हुए। वो कंप्रोमाइजेज को जब आप लेके आ रहे हैं तो वो आप एक हट के बात ही कर रहे हैं कि भाई ये कंप्रोमाइजेज से इसकी फॉर्मेशन हुई। ये आपका एनालिसिस है जो किताबों में लिखा हुआ, ऐसा नहीं लिखा हुआ। लेकिन आप एक बिल्कुल इस सेंटेंस को जो इस क्वेश्चन में ये जो सेंटेंस है, इससे पहले आप पहली दफा जब आपने मैंने पढ़ा या आपने देखा तो उस वक्त क्या व्यू आया, और जब मैंने बात कर दी तो अब क्या व्यू आया ना। तो वो जो अब व्यू आया है वो आपका देखने का व्यू हो गया। पहले आप उस तरह नहीं देख रहे थे, पहले आप सीधा सीधा बस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर लिख के और उसकी तारीफें करके अस्सलाम वालेकुम कर रहे थे। फॉर्मेशन अलग, स्ट्रक्चर अलग। तो कोई एनालिसिस आसमान से नहीं उतरती है, किताबों में होती है, आपने पढ़नी होती है। तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं जी। और ये तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल, इसके लिए मैं उस किताब का जिक्र कर रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ चैट में भी अपलोड कर दी, जो इस वक्त यहाँ पे सेशन में मौजूद हैं सारे बच्चे, वो तो इसको डाउनलोड कर लें। जो यूट्यूब से इसको सुनेंगे या सुन रहे हैं, वो मेरा जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, मेरे नाम से, श्याम जान भट्ट के नाम से, पहले स्कोप का नाम होता था, उसमें भी मैंने अपलोड कर दिया है।
अमेरिकाज रोल इन द वर्ल्ड, लेकिन आपको फिर भी नहीं मिलती, तो मेरा नंबर ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको किताब जो है वो अपलोड कर दूंगा। इस किताब को अगर, और ये किताब छोटी सी किताब है, आप 2 से 3 सेटिंग्स में इस किताब को पढ़ सकते हैं, लेकिन इस किताब से आपको एक ये रियलाइजेशन होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ यूएसए के पेपर में जब अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड बात करनी है तो कैसे करनी है, और ये ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी कि जिस तरह हम आईआर में बात करें। आईआर और यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी को हम मिक्स कर देते हैं और समझते हैं एक ही चीज है। वो डिसिप्लिन थ्योरेटिकल है, ये डिसिप्लिन हिस्टोरिकल है। तो हिस्ट्री में रहते हुए कैसे बात की जाती है हिस्ट्री के डिसिप्लिन में, जब फॉरेन पॉलिसीज पे और जब रिलेशंस पे बात होती है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी डिफरेंट। हर सब्जेक्ट की अपनी जो है वो एक लैंग्वेज होती है, हर सब्जेक्ट का अपना एक चीज़ों को देखने का तरीका होता है। तो जनाब ये व्हाट फैक्टर्स लेड टू यूएसए टू इमर्ज एज अ मेजर पावर आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, ये इस बुक में जो मैं आपको रेफर कर रहा हूँ बुक, इसका पेज नंबर 40, एग्जैक्ट पेज नंबर 40 बुक का, 40 के बाद 41, 42, ये 3 पेजेस में जिसका हेडर है यूनाइटेड स्टेट्स एज्यूम्स इंटरनेशनल लीडरशिप, यूनाइटेड स्टेट्स एज्यूम इंटरनेशनल लीडरशिप, इन 3 पेजेस में, सिर्फ 3 पेजेस, 20 नंबर का सवाल निकल जाता है, इन 3 पेजेस में वो आपको उन तमाम डेवलपमेंट्स का जिक्र कर जाता है कि व्हाई यूनाइटेड स्टेट्स एज्यूम इंटरनेशनल लीडरशिप। इस किताब के शुरू में ही कहता है कि अगर आप किसी अमेरिका के स्टूडेंट से पूछें कि कि दुनिया में फ्री वर्ल्ड का लीडर कौन है, तो हर बच्चा बच्चा ये कहता था कि फ्री वर्ल्ड का लीडर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दुनिया को आजाद करवाए, किससे, कम्युनिज्म से, अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस से, ह्यूमन राइट्स प्रिवेल कराए, डेमोक्रेसी प्रिवेल कराए, लिबरल वैल्यूज को प्रमोट कराए, फ्री मार्केट के आइडिया को इंश्योर करवाए। सो वो जो फैक्टर्स हैं उनको बड़ी खूबसूरती के साथ ये इन 3 पेजेस में जो बता देता है। आप हर लिहाज से एक बड़ी पावर थे, आपकी इकोनॉमी, आपकी सोसाइटी, और फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक उस लिबरल डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये 3 पेज बहुत इम्पोर्टेंट, उसने डिट्टो, मुझे ये मसला लगता है कि उसने यहाँ से ही उठा के, इसलिए जो है वो मैंने रेफरेंस भी आपको बता दिया और पेज नंबर भी बता दिया। फिर भी अगर किसी को इशू होता है तो वो पूछ सकता है। इसी बुक में से, हैरत की बात, इसी बुक में से ऐसा लगता है कि अगला सवाल भी सेम इसी बुक में से उठाया गया। अगला सवाल, डिस्कस मुस्लिम परसेप्शन ऑफ यूएसए, ये इसका पेज नंबर है गालिबन 98। क्योंकि मैं पेज नंबर के साथ आपको वो चीज क्लियर करा लूं ताकि आसानी हो, और वो भी कोई दो पेज में। ये है जी, अब ये सवाल है, डिस्कस मुस्लिम्स परसेप्शन ऑफ यूएसए, कि मुस्लिम्स अक्रॉस द ग्लोब उनका क्या परसेप्शन है यूएसए के बारे में, वो यूएसए के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। तो इसमें, इसी बुक में, सेम बुक जो मैं रेफर कर रहा हूँ, इसी बुक में पेज नंबर 97, पेज नंबर 97, 98, 99 और 100, 97 से बात शुरू होगी, 97, 98, 99, 100। अब 2 हिस्सों में तकसीम करता है उसको, एक ओवरऑल जनरल बताता है आपको एक हेडर में, और दूसरे में 9/11 के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में क्या परसेप्शन बना, यूनाइटेड स्टेट्स का एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स मुस्लिम वर्ल्ड।
और वो इसी में कहता है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कहता है हैरत की बात तो ये है कि हमारा सबसे बड़ा इत्तेहादी यूनाइटेड स्टेट्स का वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में, तो इतना ईरान की क्लर्जी एंटी अमेरिकन नहीं स्टेटमेंट्स पास करती जितनी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की क्लर्जी अपनी मॉस्क से और दूसरे फोरम से एंटी अमेरिकन जो है वो सरमन्स जो है वो देते हैं। तो बड़ा मजेदार, सिर्फ 4 पेज, और ये भी बड़े मोटे मोटे फोंट के साथ है, थोड़ा थोड़ा आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन एक दफा आपकी नजर से गुजर जाएगा तो अफाका हो जाएगा काफी ज्यादा कि अमेरिकन इस एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को ऑथर कहता है पहले तो समझ ही नहीं पाए, फिर इसको इस तरह व्यू करने शुरू हो गए कि मुस्लिम वर्ल्ड एक लार्जली एग्रेरियन बैकग्राउंड है जिसपे एलीट जो जो पीपल है अर्बन वो रूल करते हैं। लेकिन एक बड़ा मजेदार आर्गुमेंट देता है वो कि भाई जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब हुई मुस्लिम वर्ल्ड में 1780s में वो नहीं हो सकी, तो वेस्ट और मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान जो सोशल डिफरेंस है, इकोनॉमिक डिफरेंस है, वो 70s और 80s की वजह से वो बहुत ज्यादा बन गया। और उसमें मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप अपने आप को मुर्दे इल्जाम ठहराने की बजाय वो अमेरिका को इल्जाम ठहरा देती है, अपने आप स्केप गोट बन जाते हैं, और पीपल में यही है कि जनाब देखो वेस्ट लूट के खा गया, और वेस्ट का फिर फ्री वर्ल्ड का लीडर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो बड़ी मजेदार कनेक्टिविटी बना। इस तरह के सवाल, मेरा जाती ये ख्याल है, मे भी मैं गलत हूँ लेकिन मेरा ये जाती ख्याल है कि जहाँ पे ऐसे सवाल हों जो एक एक जिसमें परसेप्शन किसी तरफ भी जा सकता है, बीइंग अ स्टूडेंट भी, बीइंग अ टीचर भी, तो उसमें जरूरी है कि उसकी एक छोटी सी हल्की सी रीडिंग जरूर हो, ताकि ये नहीं है कि आप मेरी बात पे ही बस बैठ जाए। तो ये बड़ा मजेदार है ये, और टू द पॉइंट स्पेसिफिक ऐसे लगता है, दोबारा रिपीट करूं, कि जैसे इसी किताब में से आधा पेपर बना। सो बाय चांस ही हाथ लग गई थी ये किताब, और अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं किताब को तो बड़ा मजा आएगा आपको। अगला सवाल है जी, हाईलाइट द रोल प्लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इन सम मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। हाईलाइट द रोल प्लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इन सम मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, किसको नहीं पता अमेरिकन ने रोल प्ले किया? सबको पता है, जो थोड़ा बहुत सीरियस स्टूडेंट है करंट अफेयर्स का, इसका यूएस हिस्ट्री का, आईआर का, तो सबको पता है। कहीं पे वो सक्सेसफुल हुए हैं, कहीं पर सक्सेसफुल नहीं हुए, कहीं पर निगोशिएशंस के प्रोसेस में सक्सेसफुल हुए हैं लेकिन प्रैक्टिस में नहीं हुए। तो आपने ऐसे कोई मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में अमेरिका का रोल, और वो उसने आपको कन्फाइंड नहीं किया कि कहाँ कहाँ। तो आपके पास एक पूरा फ्री वर्ल्ड है आपकी कि आप इसको कहाँ पे ले जा सकते हैं, लेकिन इस सवाल के कंटेंट से ज्यादा इसकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा ना हो ना कि आप एक तरफ जो है वो क्या कहते हैं पैलेस्टीन की बात कर रहे हैं, और वहां से उठा के बात आप आगे किसी नॉन टेरिटोरियल इशू में चले जाएं। तो जब टेरिटोरियल यानी रीजन्स की बात हो रही है तो रीजन की बात हो, तो उसके लिए जरूरी है कि अगर आप इसको कॉन्टिनेंट्स में इसको डिवाइड करके अपनी प्रेजेंटेशन दें। यूनाइटेड स्टेट्स का रोल यूरोप में क्या रहा, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट में उनका क्या रोल रहा है, बोस्निया में क्या रहा है, अफ्रीका में क्या रोल रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या रोल है, यानी आप उसको कॉन्टिनेंट्स या ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में ऑर्गेनाइज करके उस तरह बता दें। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि जनाब इसमें रोल प्लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, तो रोल यूनाइटेड स्टेट्स का वो एक ऑप्टिमिस्टिक रोल भी नजर आता है और पैसिमिस्टिक भी नजर आता है। तो जहां जहां ऑप्टिमिस्टिक नजर आता है उनका जिक्र अलहदा कर लें,
जहां जहां पैसिमिस्टिक नजर आता है कि नहीं यार यहाँ रोल इनको ज्यादा प्ले करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया, रुके, रिस्ट्रेंट्स का मुजाहरा किया, जैसा कि कश्मीर वगैरह भी हम आसान एग्जांपल के तौर पे बता रहे। तो आपके पास दूसरा प्रेजेंटेशन का ये भी तरीका है कि आप बताएं कहाँ ऑप्टिमिस्टिक रोल प्ले किया, कहाँ पे पैसिमिस्टिक रोल प्ले किया। अफ्रीका के कई क्राइसिस 1990s के सिविल वॉर्स के, वो अमेरिकन नहीं उसको जो है वो एड्रेस कर सके, मिलियंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल दैट डाइड, नहीं रोल प्ले। तो आप, ये दो स्टाइल हैं यहाँ इस सवाल में। मेरे ख्याल में, बीइंग एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट ऑफ यूएस हिस्ट्री, मेरे ख्याल में कंटेंट का इशू नहीं है ऐसे सवाल में, ऐसे सवाल में प्रेजेंटेशन का इशू, कि आपकी प्रेजेंट, आप अपने जवाब को प्रेजेंटेबल कैसे जो है वो बनाते हैं। मेरा ये ख्याल है। और अगेन, इस सवाल के जवाब में अगर आप इसी बुक के, अगर आपको कंटेंट का इशू है कि भाई आपसे कंटेंट भी डेवलप नहीं होता, फिर तो प्रॉब्लम है। इसी किताब में मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ कि जहां पर आपको अमेरिकन का ये रोल भी नजर आ जाएगा, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 162 है जी इस बुक का, अमेरिका एज अ वर्ल्ड सुपर पावर, उसका हेडर है 162, अमेरिका एज अ वर्ल्ड सुपर पावर। यानी बहुत पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है, एज अ वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका, उसने क्या रोल जो है वो दुनिया में प्ले किया, और उसमें फिर आप ये कॉन्फ्लिक्ट्स का यानी कि उसमें से इन्फर कर सकते हैं। लो जी, उससे नीचे उसने डिवीजन भी की है, यूरोप, लैटिन अमेरिका, इस्लामिक वर्ल्ड, एशिया, रशिया एंड फॉर्मर सोवियत सफेयर, इस तरह करके उसने ये हेडर भी नीचे दिए हैं, बहुत नीचे। सो मेरे ख्याल में ये वाले तो तीन सवाल उसने एग्जैक्ट इस किताब को ही सामने रखते हुए बना दी। इट्स क्वाइट इजी, अगर लेकिन प्रोवाइडेड डेट के अगर आपने वो पढ़ा हुआ है, अगर वो नहीं आपकी नजर से गुजरा तो प्रॉब्लम है। जितने पेपर हो चुके हुए हैं अभी तक, नाउ आई डोंट थिंक सो एग्जामिनर्स के पास कोई नई वैरायटी है, नई वेरिएशन है। जानबूझ के प्रॉब्लमेटिक कर दें तो अलग बात है। 5 से 7 साल के एग्जाम, उनमें इतनी वेरिएशन आ जाती है कि उसके बाद और किसी वेरिएशन में वो जा नहीं सकते। सो अगर आप ये 5 साल के पेपर में 7 सवाल तकरीबन हर पेपर के बन जाते हैं, 35 क्वेश्चन, और शॉर्ट नोट भी ज़ाहिर बीच में है। इन्हीं पे अच्छी तरह अपनी एक 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 5 5 6 6 पॉइंट्स की आउटलाइन डेवलप कर लें, इस सवाल का जवाब ये, इस सवाल का जवाब, क्योंकि अब रेपिटिशंस होना शुरू हो जाएंगी। अब वो जानबूझ के सोच समझ के आपको किसी नई दुनिया में लेने तो अलग बात है, नहीं तो रेपिटेशंस तो होनी है। तो आई बिलीव कि अगर आप इन 35 क्वेश्चंस को, इनका स्ट्रक्चर ही बेहतर तौर पे समझने के, सवाल अगर ऐसा है तो इसका जवाब क्या देना है, या वहां पे ऐसा नहीं आता तो फिर, लेकिन इससे आप इन्फर कर लेंगे कि सवाल का जवाब मैंने क्या देना है। अगला सवाल, एग्जामिन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ यूएस इलेक्शन सिस्टम। अब ये 2017 का पेपर था, 2016 नवंबर में इलेक्शन हुआ, 17 फरवरी में ये पेपर हुआ, तो इट वाज क्वाइट प्रिडिक्टेबल कि वो मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे। उस वक्त ये था कि जिसने वोट कम लिए थे वो प्रेसिडेंट बन गया, प्रेसिडेंट ट्रम्प। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मेरिट्स या डीमेरिट्स, ये डिराइव होते हैं आउट ऑफ द रिजल्ट्स, के रिजल्ट क्या आ रहा है और उसको व्यू करने वाले कौन हैं। अब अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को अगर कोई मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी के मॉडल से
जो है व्यू करेगा, तो उसका ओपिनियन डिफरेंट होगा। और अगर कोई कंसेंशुअल मॉडल से देखेगा, उसका व्यू डिफरेंट होगा। अगर कोई डायरेक्ट डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से देखेगा तो वो पसंद नहीं करेगा। अगर कोई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से देखेगा, वो पसंद करेगा। सो मेरिट्स और डीमेरिट्स अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, वो उस सिस्टम के अंदर से नहीं है, बल्कि उस सिस्टम से जो फायदा हासिल कर रहे हैं और जो उस सिस्टम से जिनको सेटबैक होता है, वो क्रिएट करते हैं। फ्रीक्वेंट वॉइसेस तो आती हैं कि जनाब पॉपुलर जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो जाए, डायरेक्ट इलेक्शन हो जाए। पर डायरेक्ट इलेक्शन यूनाइटेड स्टेट्स में पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट इलेक्शन वुड मीन्स कि सेंटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, सेंटर्स के साथ ऊपर, फिर नॉर्थ की, सेंटर से, सेंटर के बिल्कुल ऊपर का नॉर्थ, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, ये वाली सारी जो पट्टी, उसके लेफ्ट राइट की सारी पट्टी, इस पट्टी में तो पॉपुलेशन भी कम है। सो अगर आप मेजॉरिटी वोट पे अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेना शुरू कर देंगे, तो उसमें प्रॉब्लम फिर ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की तवज्जो सारी की सारी उन एरियाज में चली जाएगी जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो ओवरलुक हो जाएंगे। मैं इसका एक ब्रीफ सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। तो ये प्रॉब्लम है। तो अच्छा जी, फिर आप इसकी जगह पर अगर उसको कांग्रेस से इलेक्ट करवा लें प्रेसिडेंट को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट, अगर आप उसको कांग्रेस से जो है वो इलेक्ट करवा लें, ओके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो उन्होंने अपना इफेक्टिव सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, जुडिशरी लेजिस्लेचर के दरमियान जो चेक एंड बैलेंस बनाया हुआ, वो मेंटेन नहीं रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अमेरिकन कंजर्वेटिव है। नाउ व्हेन वी से कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव का मतलब अपनी उर्दू में ना लीजिएगा, कंजर्वेटिज्म से डिराइव, कंजर्वेटिविज्म प्रिवेल करता है अमेरिकन में। कंजर्वेटिज्म इज कि हमने अपनी ट्रेडिशन से, अपने पास से हमने इन्फर करके, और हमारा ये एक असासा बन गए हमारे इदारे, अब हमने इनको नहीं चेंज करना। हाँ, इनमें रिफॉर्म्स की जा सकती हैं, मेन स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा। तो अमेरिकन कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं, ये याद रखिएगा। ये बड़ा मिसलीडिंग भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में लिबरल का मतलब, और एक जो ग्लोबल डेफिनेशन है ऑफ लिबरल, बीइंग लिबरल, लिबरलिज्म, अमेरिकन सोसाइटी का लिबरलिज्म, और एक ओवरऑल ग्लोब का जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी का मीनिंग है, इसमें बड़ा फर्क है। सो हम काफी दफा जो है इसमें प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग, आप इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू राइट अबाउट द डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। आप मेरिट्स डीमेरिट्स के कॉन्टेक्चुअलाइजेशन में, कि वो भी जो जो उससे विक्टिम हो रहा होता है या जो उससे फायदा उठा रहा होता है, आप एक आर्गुमेंटेटिव कॉन्टेक्स्ट में इसका जवाब दें। बेस्ट सोर्स अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को समझने का, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसा है, ये मैं नीचे वेबसाइट में भी ये लिंक दे दूंगा। सारी की सारी यूएस हिस्ट्री का बड़ा बेहतरीन ये लिंक जो है वो मौजूद है। और इस लिंक में सबसे आखिरी जो सेक्शन है इस लिंक में, वो आना है जनाब, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका का, और फिर ये आपके जो प्रेसिडेंशियल सारा जो स्कीम है उसका। लेकिन बस एक चीज इनमें रखिएगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट मेजॉरिटी ऑफ द वोट से नहीं बनता। हाँ, किसी एक स्टेट में
उसकी मेजॉरिटी, उसका परसेंटेज वो तय करता है कि इलेक्टर्स किस तरफ को जाएंगे। विनर टेक्स इट ऑल है। चाहे रिपब्लिकन का भी इलेक्टर है, लेकिन अगर वहां से ज्यादा जो है वो जीते हैं, वोट मिले उसको डेमोक्रेटिक को, तो विनर टेक्स इट ऑल में वो सारे इलेक्टर्स उसी डेमोक्रेट को वोट देंगे। अब इसमें होता है ये है डेफिनेटली कि कई दफा जो वोट कम लेता है, क्योंकि एक्यूमुलेटिव वोट जब आप देखते हैं तो वो वोट कम ले रहा होता है, लेकिन उसकी इलेक्टोरल कॉलेज में नंबर गेम में वो 270 क्रॉस कर लेता है। बट इसका भी काउंटर है कि एक इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ग्रुप्स इंश्योर होती है इस इनडायरेक्ट सिस्टम में। हाँ, इसकी निटी ग्रिटीज में इशू हो सकता है। पोस्टल बैलेट कब लोगों को दिए गए, कब ओपन होंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप इस रिच कल्चर को, दैट्स व्हाट आई बिलीव। आप अगर नहीं बिलीव करते, क्योंकि ओपिनियन बेस्ड जो है वो सवाल है, उसने एग्जामिन करने का कहा है आपको। अब आप एग्जामिन, आप अपने अपने व्यू के साथ उसको कर सकते हैं। उसने आपको नोट लिखने का नहीं कहा है। ये मेरा ख्याल है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन मैंने तो एक बताना था आपको कि अगर आप एक यूनिक अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसको आप पहले बता दें कि मेरिट और डी मेरिट ये कोई अ, ना तो कोई अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कोई ग्रैंड स्कीम, कोई आइडियोलॉजी है, ना ये कोई एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है कि जिसका आपने मेरिट और डीमेरिट का कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, वो तो जो जिसने जैसा परसीव किया वैसे पर। तो उसमें है क्या, उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर जो जीतता है उसको वो मेरिट्स इसमें देखता है, जो हारता है वो डीमेरिट्स इसमें काउंट करता है। नेवरदलेस जी, आगे जी, आखिरी इस पेपर का, विड्रो विल्सन एज प्रेसिडेंट। आसान है जी, कोई इसके लिए आपको मेरे जैसे आम से बंदे से को बात करने की जरूरत नहीं। दो से तीन बातें। विड्रो विल्सन वॉर में जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसको जाना पड़ा वॉर में। विड्रो विल्सन यूके के पार्लियामेंट्री सिस्टम को बड़ा आइडलाइज करता था। फिर वॉर में क्या कंट्रीब्यूशन हुई, और उसके बाद उसके 14 पॉइंट्स में सारे ना लिखे, उसके 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूरी आगे लिबरल आइडलिज्म की थ्योरी की दागपेल बना रहे हैं। तो कम से कम आप 5 तो वो तो लिख देना जी, कि ये मेन मेन। बाकी तो टेरिटरी से रिलेटेड है, ये टेरिटरी से लेके इसको दे दो, ये टेरिटरी से लेके इसको दे दो। वो जो 5 मेन है उनको आप बता दें। जो है वो ओपन मार्केट होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ सी होना चाहिए, डीकोलोनाइजेशन होनी चाहिए, एक लीग ऑफ नेशन बननी चाहिए, और चौथा आई गेस जो इस तरह का मेरा ख्याल है डिसआर्मामेंट का, डिसआर्मामेंट। हाँ, ये चार, ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि बड़े कैनवस के पॉइंट्स हैं। और बाकी सारे तो इस तरह है कि टर्की से ये लेके उसको दे दो, फ्रांस से ये लेके उसको दे दो, पोलैंड बना दो, डेंजिक की पोर्ट पोलैंड को, बाकी सारे टेरिटरीज के पॉइंट्स हैं। याद करना चाहते हैं आप कर लें, लेकिन 10 नंबर का शॉर्ट नोट है। अगला अगेन जी बड़ा आसान, कोई इश्यू नहीं, पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशंस आफ्टर 9/11। तो जिन्होंने मेरे साथ करंट अफेयर पढ़ा हुआ, तो हमने बात की थी कि पाकिस्तान यूएस के रिलेशंस, एक तो यूएस हमें हमेशा स्ट्रेटेजिक बैक वाटर समझता है जब जरूरत पड़ती है तभी, और दूसरा जो है वो 9/11 के बाद से तो खासतौर पर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। ये खासतौर पर जो मेरे जो करंट अफेयर वाले स्टूडेंट्स हैं, तो हमने किया इस तरह जनाब, कन्वर्जेंस कहाँ कहाँ से 2001 से लेके 2004 तक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, 2004 से लेके 2006 में डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों के। फिर उसके बाद ना 2006 तक, सॉरी गलत हो गया, 2001 से लेके 2005-6 तक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। फिर 5-6 से लेके 2008 तक डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि ये यहाँ पे डायलॉग में चले गए ना पाकिस्तानी, जिससे अमेरिकन को इशू। और फिर उसके बाद 2009 से लेके 2011 तक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, और 11 के जो एपिसोड्स हुए, रेमंड डेविस, उसके बाद एबटाबाद, फिर सलाला चेक पोस्ट, और फिर नेटो सप्लाई का इशू, और फिर बोन समिट, और सारा और मेमोगेट, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में, और फिर बलूचिस्तान के ऊपर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रेजोल्यूशन लाने की कोशिश, ये सब 11 में हुआ। तो उससे एक दफा फिर डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो गए। ये दोबारा फिर
एक एक करीब आए, लेकिन उस वक़्त से अब तक अब एक प्रैग्मैटिक अप्रोच चल रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में 10 नंबर के शॉर्ट नोट में आप इसको समराइज़ कर सकते हैं। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हैं जी, यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन में। आखिरी एक्सपेंशन ऑफ यूएसए ड्यूरिंग 1900 टू 1949। अब ये जो एक्सपेंशन है 1900 से 1949 के दरमियान, इसको फिर इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का हेडर दिया जाता है। और ये वाला हेडर, इसमें आपका सारा आ गया ना, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की तरफ, फिर आपका फिर एशिया पैसिफिक की तरफ, फिर कैसे आपने पनामा कनाल निकाली, पनामा कनाल से आप दूसरी तरफ को मूव किया आपने, ऑलरेडी आप फिलीपीन में तो मौजूद ही थे, कैसे आपने हवाई को कंट्रोल किया। ये सारी एक डोमेन, और इसमें खास तौर पे डिबेट जो कि एक आपके आइसोलेशनिस्ट थे और आपके प्रोग्रेसिव थे, कि जिनके हम अपनी वैल्यूज को अब लेके चले पाए, ये सारा पोर्शन उसने एलन ब्रिंकले ने आपका जो आपकी इस एक्सपेंशन को बड़ा अच्छा हाईलाइट किया हुआ है। उसका एग्जैक्ट चैप्टर के अंदर सब जो है वो क्लॉज है। अब आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम चैप्टर का, लेकिन उस चैप्टर के अंदर वो सब क्लॉज में वो सारा उसने वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं, कि कैसे अमेरिकन ने ये 20th सेंचुरी के शुरू में किस तरह अपना इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म चलाया। तो वो अच्छा अच्छा आइडिया है उसका, अगर आप उसको देखना चाहें तो दैट्स गुड। ये था जी आपके ये 7 सवाल, और मेरे ख्याल में ये पेपर एक कॉमन सेंस का पेपर था, लेकिन और साथ ज्यादा अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई पेपर इतना करीब करीब अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स पे, इवन जो नीचे वाले आपके शॉर्ट नोट हैं उनमें भी एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स के, क्योंकि वुडरो विल्सन के आइडियाज लार्जली एक्सटर्नल एंगेजमेंट के आइडियाज। सो कुछ सवालों में वो आपको टू द पॉइंट स्पेसिफिक रख किया, और बाकियों में तो जैसे ये कि इस किताब से ही पूरा पूरा सवाल निकाल के जो है वो छाप दिया। आपको सोर्स मैंने बता दिया, आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपके पास 14 सवाल हो गए हैं जी, 2016 का पेपर भी डिस्कस हो गया, 17 का भी हो गया। अगले जो पेपर है वो इसी तरह डिस्कस हो जाएंगे, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा जी। थैंक यू वेरी मच।